हेलो फ्रेंड्स, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अनुसूचियों के बारे में और अनुसूचियों से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अनुसूचियों से संबंधित किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी कि रैंडमली जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनका कलेक्शन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ की पहले क्वेश्चन के साथ में। ओके दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हमारे संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करता है कि मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी। यहाँ पे हमारी मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, और यदि पूछा जाता वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो वो है हमारी 12 अनुसूचियां। देखो दोस्तों, मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, फिर हमने वेरियस अमेंडमेंट किए और उसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख कर रखा है। दोस्तों, जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसका संबंध है भाषाओं से। हमने याद करने का तरीका बताया था कि जब स्टूडेंट 8वीं में आता है तो उसको भाषाओं का नॉलेज और भाषाओं का ज्ञान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो 8वीं में आते आते भाषाओं का नॉलेज सीख जाता है। हमने याद रखने का तरीका बताया था। तो भाषाओं का दे रखा है आपका 8वीं में, तो इसका मतलब 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, यानी कि हमारे संविधान में जो भी मान्यता प्राप्त भाषा है वो आपकी 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। ओके दोस्तों, नज़र डाल देते बाकी के ऑप्शंस पे। पंचायती राज संस्थाओं का, दोस्तों ध्यान रखें, पंचायती राज जो संस्था है उनका उल्लेख कर रखा है 11वीं अनुसूची में। और सूचियां जो भी हैं उनका दे रखा 6 से 7 और 6 से 7 से सूचियां। उसके बाद में 10 से 10 और 10 से दल बदल, यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख कर रखा है। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध मूल संविधान की अनुसूची से नहीं था, यानी कि कौन सा उपबंध ऐसा है जो मूल अपने संविधान में नहीं था। ओके दोस्तों, इसका मतलब ऐसे उपबंध की बात हो रही है जो बाद में अमेंड हुआ है, यानी कि मूल संविधान की अनुसूची में नहीं था। इट मीन्स क्या है, वो बाद में आया है। ओके दोस्तों, ऑप्शन वाइज चर्चा करते हैं इसमें। पहला ऑप्शन हमारा कहता है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। दोस्तों, ये वाली अनुसूची 5 में निर्दिष्ट है। इट मीन्स ये हमारा कब आ गया था, ये तो मूल रूप से हमारे संविधान में था। हमारा कौन सा होगा, जो 8वीं अनुसूची के बाद का कोई उपबंध है तो वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, विभिन्न पदाधिकारियों के से संबंधित वेतन और उसके भत्ते, यानी कि वेतन का जो उपबंध है वो आपका कर रखा है आपकी अनुसूची 2 में। इसके बाद में दोस्तों बात कर रहे हैं कि दल बदल से संबंधित प्रावधान, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारा मूल अनुसूची में नहीं था, यानी कि 8 तक की जो अनुसूची थी उसमें नहीं है। ये हमारा 10वीं अनुसूची में उल्लेखित है, तो हमारा राइट आंसर ये बन जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, राज्यों में, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। देखो, हमने कहा था ये आपका आता अनुसूची 4 में, 4 से करते हैं प्रतिनिधित्व, तो इस तरह से ये 4थी अनुसूची में उल्लेखित है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूसरी अनुसूची का संबंध है। दूसरी अनुसूची की बात की है दोस्तों, हमने याद करने का तरीका बताया था दोस्तों, ट्रिक हमने यूज की थी, जिसमें हमने कहा था पहली में एरिया देखते हैं, दूसरे में पेमेंट की बात करते हैं, पसंद आता है तो तीसरे में शपथ लेते हैं। इसका मतलब दूसरे का संबंध किससे है, दूसरे का वेतन भत्तों से है। तो इसका मतलब सीधा सी ऑप्शन में दे रखा, वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किसमें कर रखा है दोस्तों, आपकी दूसरी अनुसूची में है। और दोस्तों हम देखते हैं कि यदि पसंद आ जाए तो तीसरी अनुसूची में किसका दे रखा है, आपका शपथ का प्रारूप दे रखा है। इसके बाद में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किसमें दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखें ये आपकी 5वीं में दे रखा है। देखो, हमने कहा था 5S जैसा दिख रहा है, तो SC ST इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है। और भाषा 8वीं में आपको पता होगा दोस्तों, तो भाषाओं का उल्लेख किसमें कर रखा है, 8वीं शेड्यूल में कर रखा है। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था। दोस्तों, ये कहता है कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है जिसमें मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, ये कहता है मूल रूप से उसमें कितनी भाषाएं थी। तो दोस्तों ध्यान रखें, उसमें मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख कर रखा था। उसके बाद में 8 हमने नई भाषाएं ऐड की हैं, और वर्तमान में इसमें भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 भाषाएं हैं। और आखिरी भाषा जिसको हमने जोड़ा है वो है हमारी डोगरी, तो हमारा 22वीं भाषा कौन सी बन जाएगा, डोगरी। बहरहाल हमारा इसका राइट आंसर रह जाएगा सी ऑप्शन, जिसका आंसर है 14। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है निम्न में से कौन सी भाषा मूल रूप से 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी, यानी कि हमें उस भाषा का चयन करना है जो बाद में अमेंड नहीं की है। कौन सी भाषा है, देखो दोस्तों, हमने कहा है यहाँ पे आगे हमारा ऑप्शन दे रखा है कोंकणी। हमें पता है कि दोस्तों हमने कहा था कि 92
71वें संविधान संशोधन 1992 में कॉमन भाषा जोड़ी गई थी, यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसका मतलब क्या है? कोंकणी तो हमारी नई आंसर हो सकती है। इसके बाद में आगे दे रखा दोस्तों सिंधी भाषा। हमने कहा था पहला ही अमेंडमेंट जो हुआ था इससे संबंधित, यानी कि पहला अमेंडमेंट बात कर रहा हूँ भाषाओं से संबंधित पहला, यानी कि आपका 21वां अमेंडमेंट हुआ था 67 में। हमने कहा था 67 में जोड़ी है संधि, मतलब ये मूल रूप से हमारी इस अनुसूची में नहीं थी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मैस बोडो, यानी कि ये भी आपकी क्या हुई है 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई। इसका मतलब मैथिली भी नहीं थी अभी, तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा पंजाबी। ओके दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे? ओके दोस्तों, हमारी जो 9th शेड्यूल है वो हमने देखा था कि जो पहला ही अमेंडमेंट 1951 में हुआ था और उसमें भूमि सुधार संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था। और आपका संबंध किससे हो जाएगा? डी ऑप्शन से। बाकी ऑप्शन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध दोस्तों 12वीं अनुसूची में है, पंचायती राज का 11वीं में है और दल बदल से संबंधित आपका 10वीं में। ये जो सीक्वेंस में दे रखा है इन्हीं सीक्वेंस में इनको ऐड किया गया था। तो ये 9वीं हो गया, 10वीं हो गया, 11वीं हो रही, ये आपका 12वीं हो जाता है। ओके दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अनुसूची भारत में संघीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करती है? दोस्तों आजकल का ट्रेंड है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, इसमें कहा गया संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है कि जिसमें शक्तियों का बंटवारा हो राज्य और केंद्र के बीच में, यानी कि शक्तियों का बंटवारा डिवीजन ऑफ द पावर किसके थ्रू होता है? आपका संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के थ्रू, जिसमें आपको शक्तियों का बंटवारा होता है। इसे ही हम कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। इसका मतलब सूचियों वाला, तो सूचियां किसमें दे? 6 से 7 और 6 से सूचियां। इसका मतलब 7वीं अनुसूची की यहाँ पे बात हो रही है। आपको पता होगा दोस्तों, दूसरी अनुसूची है वो आपकी वेतन भत्तों से है, 5वीं SC ST से संबंधित है और 9वीं भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। ओके दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है कि 5वीं अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है? यानी कि दोस्तों हमारे 5वीं जो अनुसूची है उसमें SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण इसमें दे रखा है। लेकिन हमने बताया था कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके अनुसूचित जनजाति यानी कि जो जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख वहाँ पे नहीं दे रखा है। हमने याद करने की ट्रिक बताई थी दोस्तों, और वो ट्रिक है हमारी अम्मे मित्री। वो ट्रिक थी हमारी अम्मे मित्री। अम्मे मित्री का क्या मतलब हो गया? आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो राज्य हैं उनका उल्लेख वहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब उनको एक अलग से शेड्यूल बना रखी है, यानी कि 6 शेड्यूल में इनका उल्लेख कर रखा है। तो अभी यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखो, आसाम और उसके बाद में त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी ऐसे हैं जिनका 5th शेड्यूल में उल्लेख नहीं दे रखा है और इनके लिए स्पेशल स्टेटस देते हुए अगली एक और हमने शेड्यूल बनाई है 6th शेड्यूल, यानी कि 6वीं अनुसूची में इसका उल्लेख कर रखा है। ओके दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई आखिरी भाषा कौन सी है? ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों, यानी कि मैस बोडो डोगरी। डोगरी जो भाषा है वो हमारी आखिरी भाषा यानी कि 22वीं भाषा है। वैसे तो दोस्तों ये जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, यानी कि मैस बोडो हमने याद करने का तरीका बताया। मैं से बन जाएगा मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, यानी कि इनको इसी सीक्वेंस में लिखा गया था। तो सबसे आखिरी भाषा डोगरी है और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने वहां से इस क्वेश्चन को उठाया है। ओके दोस्तों, बाकी की बात करें 67 में सिंधी जुड़ी थी, फिर कोमने यानी कि कोंकणी होगी, मणिपुरी होगी और आपकी नेपाली होगी, इनको बाद में जोड़ा गया था। मेसेस ये संथाली आपकी 92वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। ओके दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, किस अनुसूची का संबंध दल बदल से संबंधित है? देश से 10 और देश से दल बदल। दोस्तों इतना याद रखेंगे तो दल बदल का 10 से संबंधित है, यानी कि हमारी 10वीं अनुसूची का संबंध है। इसके बाद में 8वीं का पता होगा दोस्तों, भाषा है। 9वीं का आपका कृषि से संबंधित भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है और उसके बाद में 12वीं का संबंध नगर पालिका से संबंधित है। ओके दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पता होगा दोस्तों हमारा पहला अमेंडमेंट किया गया था 1951 में और उसमें जोड़ी गई थी हमारी पहली अनुसूची। उसके बाद में दोस्तों 52वां संविधान संशोधन, देखो 51 और 1 आप ऐड करो कितना बन जाएगा? 52, यानी कि 52वां संविधान संशोधन हुआ था और ये आपका हुआ था 85 में। उसके बाद में दोस्तों 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये आपके दोनों हुए थे 1992 में
और इस प्रावधानों को लागू कर दिया गया था 1993 में। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखेंगे 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आपका हुआ था 11वीं अनुसूची के रूप में, जो कि जोड़ा गया था और उसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकता प्रदान की गई थी और इसमें नगर पालिका को संवैधानिकता प्रदान की गई थी। तो 11वीं अनुसूची आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। ओके दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए। दोस्तों ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। 11वीं अनुसूची में हमारी पंचायतों को काम करने के लिए 29 सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और नगर पालिका को दोस्तों कितने सब्जेक्ट दे रखे हैं, उसको याद करने का तरीका एक एक निकाल दो, यानी कि 2 में से 1 गया, पीछे कितना रह जाएगा 1, 9 में से 1 गया, पीछे कितना रह जाएगा 8, यानी कि जो 18 सब्जेक्ट हैं वो तो आपके किस में दे रखे, 12वीं शेड्यूल नगर पालिका को दे रखे, और जो 29 सब्जेक्ट हैं वो आपको पंचायती राज को दे रखे, 11वीं शेड्यूल में उल्लेखित है। ओके दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि तीसरी अनुसूची में किस पदाधिकारी की शपथ का उल्लेख नहीं है। दोस्तों जब हमने शेड्यूल से रिगार्डिंग जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट को जाना था किस तरह से 3rd शेड्यूल में सभी पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जहां वहां पे उनका उल्लेख नहीं मिलता है। और दोस्तों देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो राज्यों के मंत्री, ध्यान रखें दोस्तों, जो भी राज्यों के मंत्री हैं, संघ के मंत्री हैं, उनकी वहां पे शपथ का उल्लेख कर रखा है। उसके बाद में यहां से फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि संसद के चुनावों के प्रत्याशी का, यानी कि जो भी संसद के जो उम्मीदवार होते हैं वो भी शपथ लेते हैं, जब भी चुनाव में अपना फॉर्म भरते हैं तो वहां पे भी शपथ का एक प्रारूप होता है। इट मीन जो भी प्रत्याशी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो भी शपथ का प्रारूप तीसरी शेड्यूल बताती है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख तीसरी शेड्यूल में नहीं है। राष्ट्रपति का कर रखा है आपकी आर्टिकल 60 में, और उसके बाद में उपराष्ट्रपति का कर रहा है 69 में, और इनमें से एक एक निकाल लो, मतलब 6 में से 1 गए पीछे बच गए 5, और 9 में से 1 गए पीछे बच गए 8, यानी कि राज्यपाल का आर्टिकल 158 में उल्लेख कर रखा है। ओके दोस्तों, इसका मतलब हमारा आंसर रह जाएगा राष्ट्रपति का। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, काफ़ी स्टूडेंट उपयोग सभी कर सकते कि प्रत्याशी हो सकता नहीं लेते होंगे, या फिर राज्यों का नहीं दे रखा हो, केवल केंद्र का दे रखा होगा। नहीं दोस्तों, सभी के यहाँ पे शपथ का उल्लेख कर रखा है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं कर रखा है। ओके दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमने उसमें देखा था कि जो अमेरिका का जो अपर हाउस सीनेट होता है उसमें प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य आते हैं, उसमें जनसंख्या मैटर नहीं करती, एरिया से आते हैं, प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य आने हैं। वहीं पे भारत में राज्यों की जनसंख्या के अनुसार सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि हमने जो दिया है वो जनसंख्या के आधार पर दिया है, और जनसंख्या का जो आधार वर्ष हमने माना है वो है 1971 की जनसंख्या। इस बात का दोस्तों ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं, जो हमारा सुमेलित नहीं है, जो मिसमैच है, हमें उसको आउट करना है। ओके दोस्तों, पहली अनुसूची का आपको दोस्तों पता होगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंध है। 8वीं अनुसूची का भाषाओं से संबंधित है, तो कहता है संविधान मान्यता प्राप्त भाषा, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची का संबंध हमारा दोस्तों पंचायती राज से है, न कि नगर पालिका से, और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्या है, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, तो ये बिल्कुल मैच है, और ये वाला जो सी ऑप्शन है वो हमारा मिस मैच है। ओके दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, ये हमारी आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। किस तरह से ठीक करते हैं इसको देखो, यानी कि सही युग्म का मिलान कीजिएगा, यानी कि जो हमारे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच दी फॉलोइंग्स वाले में, या फिर सही युग्म का चुनाव कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहली अनुसूची का संबंध किससे दोस्तों, आपको पता होगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, इसका मतलब इसका हो जाएगा आपका 3rd। 8वीं अनुसूची का संबंध हमें पता है कि वो भाषाओं से संबंधित है। उसके बाद में 10वीं द से 10 और द से दल बदल, और आपका 9वीं का मतलब हो गया भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित होती है। तो ये तो थे दोस्तों आज के हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपने दोनों शेड्यूल्स का जो वीडियो आपने देखा है उसके बाद में यदि आप इस क्वेश्चंस को लगाते हैं तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए।